पढ़ेंगे यंग का डबल स्लिट प्रयोग। ठीक है, तो यंग का डबल स्लिट प्रयोग क्या था ये समझिए आप। तो हमने आपको बताया था कि वास्तव में जो व्यतिकरण की घटना होती है, जो व्यतिकरण की घटना होती है उसमें क्या होता है, क्या हुआ दिख जो आपने पहले तो हमने क्या बताया यंग का डबल स्लिट प्रयोग। तो यंग का डबल स्लिट प्रयोग है क्या, हमने आपको बताया था कि जो व्यतिकरण की घटना होती है उसमें क्या होती है, दो तरंगें होती हैं, एक तरंग पहली दूसरी तरंग होती है। अब ये दोनों तरंगें क्या होती हैं, जाकर के जब मिलती हैं तो एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। उस तरंग में होता क्या है कि कहीं कहीं उस तरंग में तीव्रता अधिक हो जाती है और कहीं कहीं तीव्रता कम हो जाती है, तो तीव्रता अधिक कब होती है, जब दोनों तरंगों का आयाम जुड़ जाता है लगभग, और कम कब होती है, जब दोनों तरंगों का आयाम घट जाता है। तो जो जब आयाम जुड़ता है तो उसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, जब आयाम घटता है तो उसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। लेकिन अब ये समझिए ये व्यतिकरण की जो ये घटना है इसको प्रकाश में कैसे देखा जाए, किस तरीके से। जैसे कि हमने प्रकाश का परावर्तन हम देखते हैं, ठीक है, जनरली हमें दिखाई देता है, शीशा आईना लगाओ इस तरीके से प्रकाश परावर्तित होकर के तुम्हें दिखेगा। प्रकाश का अपवर्तन भी दिखता है, कांच की बोतल में पानी भरो, उसमें पेंसिल अगर ऐसे रखोगे तो पेंसिल टेढ़ी तिरछी दिखाई देगी, तो ये प्रकाश का अपवर्तन भी हमें दिख रहा है। इसके अलावा वर्ण विक्षेपण भी देखा है, लेकिन ये व्यतिकरण प्रकाश में कैसे दिखेगा, तो इसके लिए ये यंग नाम के एक वैज्ञानिक आए, ठीक है, इन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्रकाश का व्यतिकरण हम कैसे दिखाएं। ठीक, तो सबसे पहले हमने आपको जब व्यतिकरण की परिभाषा लिखाई थी तब आपको बताया था दो समान आवर्ती की वो ये बात लिखाया था, फ्रीक्वेंसी कैसी हो, समान आवर्ती की दो तरंगें समान दिशा में जब चलती हैं तो उन दोनों तरंगों के अध्यारोपण से एक नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, नई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती है जिसमें कहीं कहीं तीव्रता अधिक होती है जिसे संपोषी व्यतिकरण, और जो कहीं कहीं तीव्रता कम होती है जिसे विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो पहले हाँ इसी घटना को व्यतिकरण, ये बात समझिए। अब हमने आपको ये बताया था बच्चों, ये समझिए सबसे पहले कि जिसे जो आज तरंग उत्पन्न कर रहे हो, तो सबसे पहले प्रकाश में ये संभव नहीं था कि समान आवर्ती वाली तरंगें दो मिल जाएं। बात समझना, चूंकि व्यतिकरण तभी उत्पन्न होगा, बात समझना, व्यतिकरण तभी उत्पन्न होगा जब दोनों तरंगें, ये वाली तरंग और ये वाली तरंग दोनों समान आवर्ती की हो। आवर्ती कैसी हो, समान, तभी व्यतिकरण की घटना होगी। अगर इसकी आवर्ती अलग है, इसकी आवर्ती अलग है, तो व्यतिकरण की घटना कदापि नहीं होगी। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो यानी व्यतिकरण की अगर घटना उत्पन्न करनी है तो इसके लिए समान आवर्ती की होनी चाहिए। अब वैज्ञानिकों के पास जैसे दो प्रकाश स्रोत हैं, एक प्रकाश स्रोत पहला, एक प्रकाश स्रोत दूसरा, तो दो प्रकाश स्रोतों से अगर प्रकाश की तरंगें निकल रही हैं तो वो अलग अलग आवर्ती की होगी, तो व्यतिकरण का पक्का नहीं हो पाएगा उनसे। बात समझना, दो टॉर्च तुमने ऐसे लगा दी, दोनों से तरंगें निकल रही हैं, लेकिन उन दोनों जो तरंगें निकल रही हैं वो दोनों समान आवर्ती की होंगी नहीं, अलग अलग आवर्ती की होंगी, तो व्यतिकरण नहीं देख पाओगे। तो फिर यंग नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक दिमाग सोचा, क्या सोचा, और या अगर तुम एक ही प्रकाश स्रोत, मान लो ये टॉर्च है, ये इससे तरंगें निकल रही हैं ऐसे प्रकाश की, ये निकल रही हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि सब समान आवर्ती की हो सकता है कोई ये ज़्यादा आवर्ती की हो, ये कम आवर्ती की हो, ये ज़्यादा आवर्ती की हो, ये कम आवर्ती की हो, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो इस कारण यहाँ से इस टॉर्च से, एक टॉर्च से भी या एक प्रकाश स्रोत से भी व्यतिकरण की घटना नहीं उत्पन्न की सकी। तो एक वैज्ञानिक थे यंग, इन्होंने सोचा कि कैसे ये उत्पन्न होगा। तो इन्होंने क्या किया, देखिए समझिए, इन्होंने क्या किया, सबसे पहले एक प्रकाश स्रोत ले लिया। तो मान लिया ये एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है, बात समझना, ये एक प्रकाश स्रोत उन्होंने ले लिया और किया क्या, एक पतली स्लिट ले ली। क्या ले ली, पतली स्लिट का मतलब स्लेट समझ सकते हो, है ना, ऐसी स्लिट ले ली, और उस पतली स्लिट में, ये मान लो बना के दिखा दे रहे हैं तुमको ऐसे, ठीक है, ये पतली स्लिट ले ली और उस पतली स्लिट में बीच में बहुत ही बारीक छिद्र कर दिए। बारीक छिद्र का मतलब समझना, इसे ब्लेड से इसको बीच में काट दिया, एकदम बीच में, तो बहुत ही बारीक छिद्र हो गए दो। ठीक, समझना इस तरीके से, एक यहाँ पे ये छिद्र कर दिया पतला सा, एक यहाँ पे ये छिद्र कर दिया पतला सा। बात समझना बच्चों, ठीक है, ये बीच में बहुत ही बारीक छिद्र इन्होंने कर दिए। तो अब देखोगे, अगर अब इस स्लेट को अगर उठा के देखोगे, दो छिद्र दिखेंगे पतले पतले से। अब इसने किया क्या कि ये मान लो टॉर्च ऐसे लगी हुई है, ये टॉर्च समझ लो, कल्पना करो ये टॉर्च लगी हुई है, और इस प्लेट को उठा के ऐसे रख दिया, इसके सामने ऐसे रख दिया। ठीक, ये झिर्री है, स्लिट। अब क्या होगा, इसको उठा करके हम चित्र के ऊपर बनाते हैं, देखो ऐसे बनेगा। इस चित्र को जब ये प्लेट को उठा के ऐसे रखेंगे तो ये प्लेट ऐसी दिखेगी आपको, ऐसी खड़ी दिखेगी कि नहीं, बताओ, कल्पना करो ये चीज़ें। ठीक है, अच्छा, अब ये प्लेट आ गई और इसमें दो छिद्र हैं, एक पतला सा छिद्र ये ऊपर है और एक पतला सा छिद्र ये नीचे है।
ये वाला, एक ये ऊपर वाला है और एक नीचे वाला। क्लियर? ये बहुत ही बारीक महीन छिद्र हैं, बात समझना आप। अब क्या किया इन्होंने, अब क्या किया कि अब जब ये तुमने यहाँ से प्रकाश तुम निकालोगे, ये जो प्रकाश है आपका, यहाँ से ये जब प्रकाश निकालोगे तो ये प्रकाश जो है इस तरीके से जाएगा, ठीक है। अब ये प्रकाश इस छिद्र से भी निकलेगा, पतले बारीक महीन छिद्र से, और यहाँ से भी निकलेगा। तो अब बात समझना कि जो ये प्रकाश है ये वास्तव में एक स्रोत से आ रहा है, एक टॉर्च से आ रहा है, और यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वास्तव में तो इतनी बारीक पतले छिद्र से निकल रहा है, तो इन दोनों प्रकाशों की आवृत्ति अब हो जाएगी बिल्कुल समान। बात समझना, अब जब इतने बारीक छिद्र से निकल रहा तो आवृत्ति बिल्कुल समान हो जाएगी, क्योंकि ये छिद्र बिल्कुल समान थे। तो अब जो प्रकाश यहाँ निकलेगा तो ये दोनों जो छिद्र हैं, ये दोनों छिद्र प्रकाश स्रोत की तरह व्यवहार करेंगे, लेकिन ऐसे प्रकाश स्रोत जिनकी आवृत्ति समान है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है। तो इस प्रकाश स्रोत का नाम हमने S1 रख दिया, इसका नाम हमने S2 रख दिया। अब यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा होगा? समान आवृत्ति का। अब बिल्कुल तो ये क्लियर हो गया कि समान आवृत्ति की दो तरंगें तुमको मिल गई। अब तुम्हें व्यतिकरण देखना है, तो अब इन्होंने क्या किया, यंग ने एक सामने पर्दा इस तरीके से लगा दिया, बढ़िया सा। अब जब इन्होंने पर्दा लगा दिया, बच्चों ध्यान समझना, जैसे इन्होंने पर्दा लगाया तो होगा क्या, आप ये पढ़ चुके हो, आप ये पढ़ चुके हो कि जो तरंगे समान आवृत्ति की, एक ये तरंग चलेगी एक ये तरंग चलेगी, समान आवृत्ति की हैं। अब दोनों जब ये अध्यारोपित होंगी, मिलेंगी, तो क्या होगा, कहीं जो नई प्रकार की जो तरंग उत्पन्न होगी तो कहीं कहीं तरंग की तीव्रता ज़्यादा होगी और कहीं कहीं तरंग की तीव्रता कम होगी। तो होगा क्या, इस पर्दे पे दो प्रकार की तरंगें तुम्हें दिखाई पड़ेंगी, दो प्रकार का प्रकाश तुम्हें दिखाई पड़ेगा। पहला क्या कि कहीं कहीं यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे तीव्रता जो है ज़्यादा दिखेगी, और नीचे यहाँ पे देखोगे तो तीव्रता कम दिखेगी। यहाँ पे फिर यहाँ पे कम वाला बना लेते हैं, ये कम, ये कम, ये कम, और बीच बीच में ये देखो, यहाँ बीच बीच में ये ज़्यादा वाले। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, ये ज़्यादा वाले, बात समझना ध्यान से। मतलब जो हरे वाले पॉइंट है यहाँ पे तीव्रता अधिक होगी, और जो लाल वाले पॉइंट है यहाँ पे तीव्रता कम होगी, या ये कह सकते हैं जो हरे वाले पॉइंट हैं यहाँ पे ये दीप्त फ्रिंजें होंगी। कैसी होंगी? दीप्त मतलब यहाँ पे प्रकाश ज़्यादा उत्पन्न होगा, भाई तीव्रता अधिक होगी तो प्रकाश ज़्यादा होगा वहाँ। और जो ये वाली होगी, ये वाली आदीप्त फ्रिंजें होगी, मतलब ये काली होंगी, डार्क होंगी, यहाँ पे प्रकाश ज़्यादा नहीं है। क्यों ज़्यादा नहीं है? क्योंकि ये जो व्यतिकरण है, ये वाला दीप्त फ्रिंजें जो उत्पन्न हो रही हैं, ये संपोषी व्यतिकरण के कारण हो रहे हैं। किसके कारण? संपोषी व्यतिकरण में क्या होता था, आप जानते हो कि जो दोनों तरंगे आते हैं उनका आयाम जुड़ जाता है। जब आयाम जुड़ जाएगा तो तीव्रता अधिक नहीं हो जाएगी। तो यहाँ पे चूंकि तीव्रता अधिक हो गई, इस कारण ये हरा बिंदु जल रहा है, चमकीला दिखेगा। और जबकि लाल वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे आदीप्त फ्रिंजें। क्या बोलेंगे इनको हम? आदीप्त फ्रिंजें, ठीक है। और ये विनाशी व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होंगी। किसके कारण? विनाशी व्यतिकरण के कारण उत्पन्न होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्लियर। तो इसी तरीके से आप देखोगे क्या कि जो ये तुम्हें चद्दर दिख रहा है, ये चद्दर होगा, तो इस चद्दर में तुम्हें कैसी दिखेंगी? एक वाइट लाइन दिखेगी, फिर एक डार्क दिखेगी, एक वाइट फिर डार्क, फिर वाइट फिर डार्क। इस तरीके से उस चद्दर में जो पीछे चद्दर लगी होगी, वाइट डार्क वाइट डार्क वाइट डार्क करके फ्रिंजें आपको दिखाई पड़ेगी। फ्रिंज का मतलब समझ रहे हो? पट्टी। फ्रिंज का मतलब पट्टी। एक वाइट फ्रिंज, तो जहाँ जो वाइट फ्रिंज दिखेगी चमकती हुई, उसको समझना वो दीप्त फ्रिंज है, और ये संपोषी व्यतिकरण के कारण उत्पन्न हुई है। और जिसमें जो तुम्हें डार्क फ्रिंज दिखेगी, काली फ्रिंज दिखेगी, शक्तिमान के तमराज के लिए अंधेरा कायम रहे, काली फ्रिंज जो दिखेगी वो विनाशी है ना। बात समझ रहे हो कि नहीं? तो वो विनाशी व्यतिकरण के कारण दिखेगी। तो आप ऐसे देखोगे कि जो तुम्हें चद्दर दिखेगा, चद्दर जो होगा, ये पीछे जो चद्दर लिखेगा वहाँ पे तुम्हें व्यतिकरण दिखेगा। और व्यतिकरण में क्या दिखेगा? एक फ्रिंज वाइट होगी, एक फ्रिंज ब्लैक होगी, एक वाइट होगी, एक ब्लैक होगी, यानी ब्लैक एंड वाइट बन जाएगा पूरा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से ये घटना पूरा, इस तरीके से व्यतिकरण की पूरी घटना इन्होंने दिखा दी यंग के डबल स्लिट प्रयोग ने। यंग का डबल स्लिट, देखो डबल स्लिट बोला है, यंग का डबल स्लिट, तो एक स्लिट ये हो गई, एक स्लिट ये हो गई, तो डबल स्लिट हो गई कि नहीं? बात समझ पाए? अच्छा सर, हाँ देखो इधर एक मिनट बता देते हैं। यहाँ पे देखो, थॉमस यंग ने सन 1801 में प्रकाश के व्यतिकरण को दिक् रेखा छिद्र के द्वारा प्रयोगात्मक रूप से दिखाया। मतलब पहली बार प्रयोगशाला में थॉमस यंग ने क्या है, व्यतिकरण को दिखाया। इन्होंने क्या किया, एक प्रकाश स्रोत यश लिया और एक इस तरीके से एक स्लिट ली, उसमें दो छोटे छिद्र कर दिए, बहुत ही पतले छिद्र वाले, ठीक है।
ये छिद्र करने से क्या होगा कि इससे जो प्रकाश निकलेगा वो कैसा निकलेगा, समान आवृत्ति का। ठीक है, अच्छा दिखाया। इस प्रयोग के तहत एस एक प्रकाश स्रोत है और यल एक स्लिट है। यल जो है ये एक स्लिट है जिसमें दो छिद्र S1 और S2 हैं जो कि प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करते हैं। S1 S2 प्रकाश स्रोत की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, इस स्लिट के पीछे एक यम पर्दा आपको दिख रहा होगा, ये यम पर्दा है। ठीक है, और S1 और S2 से निकलने वाला प्रकाश समान आवृत्ति तथा समान दिशा में चलेगा। इन जो है बात समझ रहे हो कि S1 S2 से जो निकलेगा प्रकाश वो समान आवृत्ति का होगा, क्योंकि बहुत पतले जिर्रे हैं ना, तो समान आवृत्ति का प्रकाश होगा और वो समान दिशा में चलेगा। ठीक है, जिस कारण क्या होगा, जिस कारण इन किरणों का व्यतिकरण होगा, यानी व्यतिकरण होगा इस पर्दे पे। व्यतिकरण का मतलब समझ रहे हो कि जब किरणें मिलेंगी तो कहीं कहीं पे अधिकतम तीव्रता होगी, कहीं कहीं पे न्यूनतम तीव्रता होगी। ठीक है, व्यतिकरण तो इस प्रकार पर्दे पर दो प्रकार की फ्रिंजें बनती हैं। दो प्रकार की फ्रिंजें मतलब दो पट्टियां बनती हैं। कैसी पट्टियां, दो पट्टियां आपको दिखेंगी। वो पट्टियों में क्या होगा, जहाँ पे तीव्रता अधिक होगी वो पट्टियां दीप्त होंगी, दीप्त फ्रिंजें होंगी। बात समझना, जहाँ पे तीव्रता अधिक हो गई वो दीप्त फ्रिंजें होंगी। तो यहाँ पे हमने जो ये हरे रंग से दिखाया ये दीप्त फ्रिंजें हैं, और जहाँ पे तीव्रता कम होगी वहाँ पे आपको अदीप्त फ्रिंजें दिखेंगी। ये विनाशी व्यतिकरण के कारण होता है। ठीक है, तो दो प्रकार की अदीप्त फ्रिंजें, ये कैसे, जहाँ तीव्रता कम होगी। ठीक है, अदीप्त फ्रिंजें जहाँ पे तीव्रता अधिक होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। ठीक है, अच्छा ये देखिए जो फ्रिंजें बनेंगी वास्तव में ये पर्दा ऐसे टंगा है, ऐसे इस तरीके से, इसके बीच में ऐसे एक दीप्त फ्रिंज यानी चमकीली वाली, ये चमकीली को हमने हरी से दिखाया है। ठीक है, उसके अलावा फिर एक काली वाली, डार्क वाली, फिर चमकीली, फिर डार्क, फिर चमकीली, फिर डार्क। तो इस पर्दे को उठा करके अगर हम यहाँ पे ऐसे रख दें, ऐसे इस पर्दे को उठा करके अगर हम ऐसे यहाँ पे बिछा दें तो आपको पट्टियाँ कैसे दिखेंगी। देखो इधर सबसे पहले हरी वाली है, फिर उसके बाद लाल वाली है। तो लाल वाली को इस समय हम अदीप्त फ्रिंज को काली पट्टी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, काली पट्टी से। ठीक, फिर कौन सी, ठीक इस तरीके से आप देखोगे तो ये जो पट्टियाँ आपको दिखेंगी, तो ये वाली देखो ये डार्क फ्रिंजें हैं, ऐसे फ्रिंजें दिखेंगी, ये डार्क फ्रिंजें हैं मतलब आदित्य फ्रिंजें हैं। ये वाली जितनी आपको दिख रही हैं ये कैसी हैं, आदित्य फ्रिंजें हैं। और ये जो बीच बीच में आपको दिख रही हैं सफ़ेद सफ़ेद, ये कैसी हैं, दीप्त। ये कैसी हैं, दीप्त। तो जब तुम पर्दा उठा के देखोगे तो इस तरीके की पट्टियाँ तुम्हें दिखाई देंगी। पहले ये वाली जो दिख रही है चमकीली है, ये ऊपर वाली चमकीली, फिर डार्क, फिर चमकीली, फिर डार्क, फिर चमकीली, फिर डार्क, फिर चमकीली, फिर डार्क। इस तरीके की फ्रिंजें ये आपको दिखाई पड़ेंगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। और इसी को हमने नाम दिया ये वाली दीप्त, इसको हरी से दिखाया यहाँ पे, ये वाली दीप्त हो गई, और ये जो काली वाली इसको लाल से दिखाया हमने, ये अदीप्त हो गई। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे, इसका निगमन पढ़ेंगे कि वास्तव में ये जो पर्दा है ये कितनी दूरी पे लगाया था उन्होंने, इन दोनों के बीच दूरी कितनी ली होगी, किसने, यंग ने। इसके अलावा ये जो फ्रिंजें हैं कितनी दूरी पे बनेंगी एक दूसरे से। ठीक है, तो ऐसा ही हम इसका गणितीय निगमन करेंगे। तो इसका गणितीय निगमन जो है वो कल हम करेंगे। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो हमने आपको बताया था कि व्यतिकरण में क्या होता है, या यंग का डबल स्लिट प्रयोग, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, YDSE। ठीक है, इसे बोलते हैं शॉर्ट में, यंग का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें यंग ने क्या किया था, हमने आपको बताया था कि सबसे पहले इन्होंने एक छोटा सा प्रकाश स्रोत कोई ले लिया। अब हमें मालूम है अगर दो अलग अलग प्रकाश स्रोत हैं, ठीक है, तो उससे जो तरंगें निकलेंगी वो समान आवृत्ति की नहीं होती हैं। ठीक है, किसी में तरंग की आवृत्ति ज़्यादा होगी, किसी में तरंग की आवृत्ति कम होगी। तो अगर आवृत्ति कम या ज़्यादा हुई तो व्यतिकरण होगा ही नहीं। तो इन्होंने दिमाग लगाया, यंग ने, कि क्या दिमाग लगाया कि इन्होंने एक ऐसे प्लेट ले ली, ठीक है, एक स्लिट ऐसे प्लेट ले ली और उसको बीच में से बारीक झिर्री कर दिया। बात समझना, क्या कर दिया, बीच में से बारीक उसको कट कर दिया। ऐसे हमने आपको कल बताया भी था ये। ठीक है, ये बीच में से इन्होंने ऐसे पतला सा बीच में कट कर दिया ऐसे। ठीक है, ब्लेड से किसी भी चीज़ से मानो आप, उस प्लेट में बीच में से हल्का सा छिद्र बना दिया गया। ठीक, अब क्या होगा, अब जब दो छिद्र बना दिए गए तो अब ये तुम्हारा जो प्रकाश है इससे भी निकलेगा और इससे भी निकलेगा। क्लियर, निकलेगा ना। तो जब ये निकलेगा तो प्रकाश यहाँ से इस छिद्र से भी निकलेगा और इस छिद्र से भी निकलेगा। ठीक है, तो ये वाला पहला S1 प्रकाश स्रोत है, ये दूसरा S2 प्रकाश स्रोत, हमने इसको मान लिया था। क्लियर। उसके बाद क्या बताया था कि पीछे एक पर्दा डाला गया। इस पर्दे पे क्या होगा,
अब यहाँ से जो दो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, S1 से और S2 से जो प्रकाश की किरणें निकलेंगी, आप लोग देखते रहो, तो क्या होगा, वो किरणें समान आवृत्ति की होंगी। कैसी होंगी? समान आवृत्ति की होंगी। और जब समान आवृत्ति की किरणें एक ही दिशा में चलती हैं, बात समझना, जब समान आवृत्ति की किरणें एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से यानी मिलने से क्या होता है, जो तरंग होती है वो नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो जब नई प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है उसमें क्या होता है, कहीं कहीं पे तरंग की तीव्रता बहुत अधिक होती है जिसे हम संपोषी व्यतिकरण कहते हैं, और कहीं कहीं पे तरंग की तीव्रता बहुत ही न्यूनतम होती है जिसे हम विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो जब तुम्हारा ये तरंगें यहाँ से निकलेंगी और निकलने के पश्चात, कल इसका चित्र बना करके अच्छे से समझाया था आपको, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी बिंदु पर, ऐसे बताया था आपको कि किसी बिंदु पर तरंग की तीव्रता ज़्यादा होगी। यहाँ ये जो पॉइंट हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तरंग की तीव्रता जो है ज़्यादा है। ठीक है, और लाल कलर से जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पे तरंग की तीव्रता कैसी है, कम है। क्लियर बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ठीक, तो जहाँ पे तरंग की तीव्रता ज़्यादा है उसको हम कहेंगे दीप्त फ्रिंज। क्या कहेंगे? दीप्त फ्रिंज। और ये किसके कारण होती है? संपोषी व्यतिकरण के कारण। किसके कारण होती है? संपोषी व्यतिकरण के कारण। और जबकि जो काली वाली, डार्क वाली है ये, सॉरी लाल वाली जो है, इसको कहेंगे आदीप्त फ्रिंज। आदीप्त फ्रिंज ये किसके कारण होती है? विनाशी व्यतिकरण के कारण। ये तो कल हमने बताया ही था, ये होता है विनाशी व्यतिकरण के कारण। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, और ये जो तुम्हें जो चादर है ये कैसी दिखाई देगी, तो ये चादर पड़ी होगी तो उसमें पट्टियाँ दिखाई देंगी, एक ब्लैक पट्टी, फिर वाइट चमकदार, फिर ब्लैक, फिर वाइट, फिर ब्लैक, फिर वाइट, इस तरीके से पट्टियाँ आपको दिखाई देंगी। और वास्तव में यही घटना जो है इसी को ही हम व्यतिकरण कहते हैं, और हमको व्यतिकरण एक्सपेरिमेंट के द्वारा यंग ने जो है व्यतिकरण की घटना को दिखा दिया। लेकिन अब हमें करना क्या है वो देखिए, अब हमें इसका गणितीय तड़ेम-झाम इसमें निकालना है। ठीक है, तो देखो इधर इसमें क्या है, अब इन्होंने यंग ने ये बताया कि ये बताइए कि दीप्त फ्रिंजे अदीप्त फ्रिंजे बनेंगी कितनी दूरी पे, इनकी स्थिति क्या होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इनकी स्थिति निकालने के लिए अब हम देखेंगे। ठीक है, स्थिति किस तरीके से निकाली जाएगी वो देखेंगे। क्लियर? चलो अच्छा, तो ये जो चित्र है वो बना रहने दो, आप यहाँ पे समझो। यहाँ पे आप समझिए कि देखो यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया है, उसमें देख रहा है, देखो ये यहाँ पे हमने क्या किया है, एक बड़ा सा ये पर्दा ले लिया है। ठीक है, चलो अच्छा, देखो अच्छा, ये क्या लेते हैं, जैसे यहाँ पे हमने ये स्लिट ली थी ना, इस तरीके से एक स्लिट ले लेते हैं। समझिए आप लोग, ये स्लिट ले लेते हैं। ठीक, क्लियर? इस स्लिट में दो छिद्र करते हैं छोटे छोटे से, एक ये पहला छिद्र, एक ये दूसरा छिद्र। ठीक है, बात समझ रहे हो कि नहीं, जैसे वहाँ पे किए थे। ठीक है, अच्छा, और कुछ दूरी पे हम यहाँ पे ये पर्दा ले लेते हैं, ये इस तरीके से। क्लियर? बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे जो हमने स्लिट ली है तो इसका इस तरफ कहीं प्रकाश स्रोत होगा, उस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें वहाँ समझा चुके हैं। अब हमें गणितीय निरूपण करना है। गणितीय निरूपण का मतलब हमें इनकी फ्रिंजों की स्थितियाँ निकालनी है। ठीक है, तो अच्छा क्लियर। तो यहाँ पे देखो हम क्या कर लेंगे, इसका नाम दे देंगे S1, इसका नाम हम दे देंगे S2। और देखो क्लियर, यहाँ से एक चीज़ समझिए कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, ये जो दूरी दिख रही है S1 और S2 की, इसको मान लेते हैं स्मॉल डी। क्या मान लेते हैं? स्मॉल डी। क्लियर? अच्छा, ये तो ये स्मॉल डी हो गई। अब इसके बाद ये जो आप देख रहे हो, ये स्लिट जो देख रहे हो, इससे ये पर्दा जो देख रहे हो, इसकी दूरी हम मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको हम मान लेते हैं कैपिटल डी। क्या मान लेते हैं? कैपिटल डी। ठीक है, बात समझना। अच्छा, अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक कोई ये, और यहाँ पे देखो इसका केंद्र बिंदु से हम एक रेखा खींच देते हैं मिलाते हुए। ठीक है, ऐसे ये मिड पॉइंट है, ये क्या करेगा, इस छिद्र को ऐसे ऐसे दो भागों में बांट देगा इस तरीके से। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या किया, इस जो आप प्लेट देख रहे हो, इस प्लेट को दो भागों में ये रेखा बांट रही है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आई? अच्छा, अब क्या है, देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लेना है। मान लिया एक पॉइंट है ऊपर, किस पे? पर्दे पे, और इस पॉइंट का नाम है P। क्या नाम है? P। और इस पॉइंट पे हमें क्या करना है, स्थिति निकालनी है। ठीक है, किसकी स्थिति निकालनी है? दीप्त या अदीप्त फ्रिंज की हमें स्थिति निकालनी है। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और समझिए आप, यहाँ से यहाँ तक की अगर हम दूरी कहें, कहाँ से, P से और S1 की दूरी अगर हम कहें, तो इसको हमें ऐसे मिलाना पड़ेगा। ऐसे मिलाना पड़ेगा कि नहीं, बताओ भाई? यहाँ से यहाँ की दूरी कहें तो P से S1 को हमें मिलाना पड़ेगा।
तभी तो दूरी निकलेगी। और अगर S2 से हमें P की दूरी निकालना पड़े तो क्या करना पड़ेगा, इसको भी ऐसे ही हमें मिलाना पड़ेगा। क्लियर, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? यहाँ से यहाँ तक की दूरी S1P और यहाँ से यहाँ तक की दूरी S2P है। कि इतना तो बात क्लियर हो गया कि नहीं? अच्छा, अब ये चित्र बन गया है, इसमें थोड़ा सा ब्रेक करते हैं। एक चीज़ समझिए, हमने जब आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था पथांतर के बारे में, बताया था कि नहीं? पथांतर क्या होता है? पथांतर क्या होता है? दो पथों के बीच का अंतर, दो रास्ता, मतलब एक को ऐसे मान लो, एक हमने आपको बताया था, ये कोई ओ व्यक्ति है, इसका घर यहाँ पे है, ठीक है, घर मान लेते हैं यहाँ पे है, ठीक है। तो वो व्यक्ति जो है घर अगर इसका यहाँ पे है तो ये क्या करेगा, इस रास्ते से तय कर सकता है, या फिर ऐसे करके ऐसे भी पहुँच सकता है कि नहीं? तो इसने जो अगर ये यहाँ से इस रास्ते में जाता है, ऐसे जाता है, ऐसे तय करता है अपने घर को, तो इतनी रास्ता इतने तक चली, बात समझना। और अगर ये सीधे से जाता है तो केवल इतनी रास्ता चली। तो बताओ, आप ये बताओ, इसमें ज़्यादा पथ तय किया है कि इसमें? तो नीचे वाली दूरी ज़्यादा है, ऊपर वाली दूरी कम है। तो पथांतर अगर निकालोगे इन दोनों का तो नीचे वाली से ऊपर वाली को घटा दोगे, वही पथांतर आ जाएगा। ठीक है, बताया था कि नहीं? अच्छा, तो पथांतर आप जान चुके हो अच्छे से। और अब हमें ये देखना है कि जो पथांतर हमने आपको पढ़ाया था उसको हम कैसे प्रदर्शित कर रहे थे बच्चों? डेल्टा एक्स से। पथांतर को हम डेल्टा एक्स से प्रदर्शित कर रहे थे कि नहीं? याद है कि नहीं? पथांतर को कैसे प्रदर्शित कर रहे थे? डेल्टा एक्स से। और आपको क्या बताया था बच्चों, ध्यान समझना, याद करना कि जो फ्रिंज बन रही थी पिछले टॉपिक में, जो फ्रिंज बन रही थी, दो फ्रिंजें बन रही थी, आदित्य फ्रिंज और वहाँ पे हमने आपको बताया था कि संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का सूत्र हमने बताया था। देखो, एक कलांतर का सूत्र बताया था, आप लोगों को याद होगा, और एक पथांतर का सूत्र बताया था। तो संपोषी के लिए देखो बच्चों, संपोषी के लिए पथांतर का सूत्र क्या था, याद है किसी को? n इंटू लेमडा, याद है? संपोषी के लिए जो पथांतर का सूत्र था वो n इंटू लेमडा था। और विनाशी के लिए जो पथांतर का सूत्र था बच्चों वो क्या था? 2n-1 लेमडा अपॉन 2, ये था। याद है कि नहीं? ये संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर था, ये विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर था। ये बिल्कुल आपको याद करके रखना है। और देखो, और डेल्टा एक्स क्या? ये पथांतर है। अच्छा, यहाँ पे आप समझिए कि यहाँ पथांतर क्या होगा, बताओ पथांतर क्या होगा? देखो, यहाँ दोनों को पहुँचना कहाँ? S1 को भी पहुँचना है P पर, S2 को भी पहुँचना है P पर। तो S1 कितनी दूरी तय करेगा? S1P। और S2 कितनी दूरी तय करेगा? S2P। तो इन दोनों के बीच पथांतर निकालेंगे। पथांतर का मतलब पथ का अंतर। ज़्यादा किसने चला, पहले बताओ? ज़्यादा S2P ने और कम S1P ने। तो अगर पथांतर निकालेंगे तो यहाँ डेल्टा एक्स बराबर जो निकल के आएगा बच्चों, वो क्या निकल के आएगा? डेल्टा एक्स बराबर S2P माइनस S1P। बताओ, इतना निकल के आएगा कि नहीं? इतना बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब हम करेंगे क्या कि जो ये आप संपोषी व्यतिकरण देख रहे हो, संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर का सूत्र ये होता है, लेकिन तुम्हारे चित्र में पथांतर क्या निकल के आया? S2P माइनस S1P। दोनों, ये संपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर है और ये रियल में पथांतर है इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें संपोषी व्यतिकरण की स्थिति चाहिए, ध्यान समझना, तो हम इसके पथांतर को, किसके पथांतर को? संपोषी व्यतिकरण के पथांतर को बराबर कर देंगे इस पथांतर के, इसके बराबर कर देंगे, तो हमारा यहाँ पे संपोषी व्यतिकरण की स्थिति निकल आएगी। अच्छा, अब अगर विनाशी व्यतिकरण की हमें स्थिति चाहिए तो इसके पथांतर को हम इसके बराबर कर देंगे, तो यहाँ से हमें विनाशी व्यतिकरण की स्थिति निकल आएगी। लेकिन अब यहाँ पे दिक्कत हमें क्या है? दिक्कत ये है कि S2P माइनस S1P है कितना, हमें ये निकालना है। अगर तुम इसको निकाल लोगे तो पहले इसको इसके बराबर कर दो, पहले S2P माइनस S1P को इसके बराबर कर दो, किसके? संपोषी व्यतिकरण के। n लेमडा के बराबर कर दोगे तो संपोषी व्यतिकरण की स्थिति आ जाएगी, और जब ये निकल आएगा तब इसको हम तुम इसके बराबर कर दो तो विनाशी व्यतिकरण की स्थिति निकल आएगी। लेकिन सबसे पहले दिक्कत है हमें S2P माइनस S1P को निकालना। तो ये कैसे निकलेगा इसको आप समझिए। अगर इसको समझ गए तो आपको बिल्कुल ये चुटकियों में समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? चलो, अच्छा देखो इधर आप समझिए। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हमने क्या किया है, ये S1 है। अगर यहाँ से हम ऐसे रेखा खींच दें, ऐसे सीधी रेखा एकदम खींचें और जा कर के यहाँ पे मिला दें, ठीक है, सीधी एकदम खींच दें,
लंबवत रेखा, तो इसका और इस पॉइंट का नाम हम रख दें यम। क्या नाम रख दें? यम। बात समझना। और ये नीचे वाला भी अगर इसको भी ऐसे मिला दें, देखो ध्यान समझते रहना हम कौन कौन स्टेप करते जा रहे हैं। इसके बाद हम इसको ऐसे मिला दें और इसका नाम हम रख दें क्या? एन। क्या रख दें? एन। ठीक है, क्लियर? इसका नाम एन रख देंगे। ठीक है, इसका नाम हमने एन रख दिया। और देखो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसका नाम हम ओ लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब हम देखो क्या करेंगे, समझिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें चूंकि S1P चाहिए, यहाँ पे S1P हमें चाहिए ना, इसका मान निकालना है ना हमें, तो हमें क्या निकालना है? S1P। अब ये कैसे निकलेगा समझिए। तो S1P को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये त्रिभुज लेते हैं। कौन सा? ये वाला। कौन सा त्रिभुज? हम ले रहे हैं त्रिभुज S1PM। कौन सा त्रिभुज? S1PM में। बात समझना ध्यान से। ये त्रिभुज अगर हमने ले लिया, ठीक, तो हमें निकालना क्या है? S1P निकालना है, ये निकालना है ना। अब ये देख रहे हो, ये पूरा त्रिभुज बड़ा सा बन गया है और ये समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में आपको एक प्रॉपर्टी याद होती है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर होता है कि नहीं। तो यहाँ कर्ण कितना हो जाएगा? तो कर्ण हो जाएगा S1P का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर यानी PM का स्क्वायर, तो आ जाएगा PM का स्क्वायर, फिर क्या है? प्लस S1M का स्क्वायर, तो S1M का होल स्क्वायर। इतना तो समझ में आया होगा बच्चों सभी को, क्लियर? अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इसके डिजिट्स को बदलना शुरू करेंगे। ठीक है, कैसे? देखो इधर। अब क्या करेंगे, हमें चूंकि S1P तो निकालना ही है, तो इसको निकालना, तो इसको लिख दो S1P का होल स्क्वायर। समझते रहना आप लोग, ठीक है, ध्यान से। अब फिर ये PM जो है, PM, ये देखो इसको कैसा बदल सकते हैं। PM कहाँ से कहाँ तक है? देखो ये PM है, ये PM है ना। अब इस PM को अगर हम क्या कर दें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है? PO में से MO घटा दें। क्या कर दें? बात समझना, ये PM है, इस PM में ये टोटल दूरी PO है। अब PO में से MO घटा दें तो ये नहीं निकल आएगा? निकल आ जाएगा कि नहीं? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, PM की जगह हम लिखेंगे PO। PM की जगह क्या लिखेंगे? PO माइनस MO का होल स्क्वायर और प्लस S1M का होल स्क्वायर। अब पहले अगर ये टोटल दूरी D है तो इसको हमने बीच से काटा हुआ है, तो ये वाली दूरी कितनी आएगी बताओ? ये वाली दूरी आएगी D/2 आएगी कि नहीं? और ये नीचे वाली भी दूरी कितनी आएगी? D/2। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अच्छा, क्लियर? इतना तो समझ में आ गया होगा सबको। अच्छा, अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, जो ये D/2 है तो ये वाली भी D/2 होगी कि नहीं? बताओ। अगर ये वाली दूरी D/2 है तो इसके सीध में ही तो जा रहे हैं, तो ये वाली भी दूरी D/2 होगी, यानी MO कितना होगा? D/2। तो देखो अब क्या करेंगे हम, S1P का स्क्वायर बराबर PO। तो PO क्या है बच्चों? यहाँ से यहाँ तक, ये PO है ना। अच्छा, एक मिनट, ये जो PO है, मान लिया ये PO जो दूरी आपको दिख रही है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इस टोटल दूरी को हम मान लेते हैं कितना? ये जो टोटल दूरी यानी यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी है, इसको हम मान लेते हैं अपनी मर्जी से XN। कितनी मान लेते हैं? कोई दिक्कत हुई? मान लिया हमने बस उसको। अच्छा, अब हमने इसको XN मान लिया, तो देखो PO की जगह कितना आ जाएगा? XN आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। MO की जगह कितना आ जाएगा? तो D/2 आ जाएगा, क्योंकि ये D/2 है इसके बराबर। तो MO की जगह आ जाएगा माइनस D/2 और ये पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस, और S1M आपको दिख रहा है, S1M कहाँ है? S1M ये किसके बराबर? देखो S1M नीचे चले जाओ तो कैपिटल D के बराबर है, तो S1M की जगह हम कैपिटल D लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं ना। लिख दिया भाई, कैपिटल D का स्क्वायर। समझते रहना, अगर ये नहीं समझ में आता तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, फिर आगे क्या करेंगे, देखो इसमें अब क्या करेंगे बच्चों, S1P का स्क्वायर। अब ये जो D है इसको आगे ले आओ बराबर, तो ये हो जाएगा कैपिटल D का स्क्वायर प्लस XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर। इतना समझ में आया? अब हमने क्या किया, D स्क्वायर को अगर बाहर कॉमन ले तो कोई दिक्कत होगी? तुम लोग सोच रहे होगी D स्क्वायर कॉमन ले, वहाँ क्या D स्क्वायर है, तो क्या होगा? अगर D स्क्वायर वहाँ नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा? देखो हम कॉमन लेते हैं D स्क्वायर बाहर, तो अगर D स्क्वायर बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ तो एक बचेगा,
अच्छा यहाँ तो एक बचा प्लस, अब देखो यहाँ चूंकि डी स्क्वायर है नहीं तो हमें उसके बटे में डी स्क्वायर रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा यक्स एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और बटे में आ जाएगा डी स्क्वायर, ठीक। देखो अब क्या करेंगे, S1 पी स्क्वायर है तो हमें चूंकि S1 पी चाहिए, स्क्वायर में थोड़ा चाहिए। S1 पी स्क्वायर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जो ये आप देख रहे हो ये ऊपर चला जाएगा, रूट के ऊपर चला जाएगा कि नहीं। अच्छा ये देखो S1 पी निकालोगे तो इसके ऊपर देखो D है, डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा रूट, ठीक। डी स्क्वायर के ऊपर आ जाएगा रूट, आ जाएगा कि नहीं। और जो ये दूसरा वाला पद है इस पर भी तो रूट आएगा कि नहीं, आएगा ना, पूरे के ऊपर रूट आता है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स सी एन माइनस डी बाई 2 और पूरे के बटे डी स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर है और पूरे के ऊपर अंडर रूट चल जाएगा। बताओ इतना क्लियर हुआ कि नहीं। ये हमने अलग अलग रूट लगा दिया, तुम चाहो तो एक में भी लगा सकते हो, ठीक है, चाहो तो एक में ही रूट लगा सकते हो। अच्छा अब इसके बाद क्या होगा, देखो अब S1 पी बराबर अंडर रूट के अंडर डी स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा। अच्छा तो ये वाला स्टेप हम यहाँ कर रहे हैं। देखो S1 पी बराबर स्क्वायर से रूट काटोगे तो आ जाएगा कैपिटल डी, आ जाएगा कि नहीं। अच्छा अगर किसी के ऊपर घात अंडर रूट चढ़ी होती है तो अंडर रूट को हटा करके हम घात 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आप याद रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अंडर रूट चढ़ी थी ना, तो इसके ऊपर हम घात लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ये डी है ब्रैकेट में, हाँ ठीक है, ठीक, ब्रैकेट में डी है और इसके लिए क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यक्स एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और नीचे आ जाएगा डी स्क्वायर और पूरे के ऊपर पावर हम लिख देंगे अंडर रूट हटा के 1/2, ठीक है, अंडर रूट हट करके 1/2 आ जाता है, यानी अंडर रूट को 1/2 हम लिख सकते हैं, तो 1/2 हमने लिख दिया। यहाँ तक क्लियर सभी को। अब एक चीज़ समझिए, यहाँ पे एक द्विपद प्रमेय होती है, द्विपद प्रमेय, उसमें क्या होती है, देखो कैसा होता है इसको समझिए। ये 1 प्लस 1/x, ये एक सूत्र होता है 1 प्लस 1/x की पावर n अगर है, समझना, ये द्विपद प्रमेय 1 प्लस 1/x की पावर n है, तो इसका सूत्र आपको डायरेक्टली याद करना है 1 प्लस nx होता है, क्या होता है 1 प्लस 1/x इंटू n 1/x, ये होता है, ठीक है। बात समझना, क्या बताया हमने, ये द्विपद प्रमेय आप देख रहे हो 1 प्लस 1/x है, दिख रहा है ना, तो इसका क्या होता है, ये 1 लिख दिया ये वाला, फिर ये जो n घात में लिखा हुआ है ये गुणा में आ गया और 1/x आ गया, ठीक, क्लियर, ठीक है। तो ये द्विपद प्रमेय आपको मैथ में पढ़ाई जाती है, ठीक, तो ये बस आपको सूत्र याद रखना है, ठीक। अब क्या करेंगे, हाँ अब क्या करेंगे, देखो यही सूत्र, ये वाला सूत्र हम यहाँ पे लगाएंगे, ये वाला सूत्र जो है हम यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। अच्छा इसको लगाएंगे, देखो क्या आएगा बच्चों, तो ये आ जाएगा S1 पी बराबर डी, तो आपका चल ही रहा है, और ये आ जाएगा 1 प्लस x की तरह है, देखो 1 प्लस 1/x की तरह है ना, चलो अच्छा, तो 1 प्लस इसकी जगह लिखेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ये 1/2 जो घात में है ये आगे गुणा में आ गया, गुणा यक्स एन माइनस डी बटे 2 का होल स्क्वायर और पूरे के बटे डी स्क्वायर, इतना आपको ये मिल गया। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताओ। देखो अब क्या करेंगे, इधर देखो बस ध्यान से आप लोग, S1 पी निकालना है बस पूरा, अभी डी का अंदर गुणा करा देंगे, डी का अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा डी प्लस, अब ये डी का गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 1/2 इंटू ये डी का अंदर गुणा कराएंगे ना तो यहाँ डी आ जाएगा और ये हो जाएगा यक्स एन माइनस डी बाई 2 का होल स्क्वायर और बटे में ये डी स्क्वायर चल रहा है, तो डी स्क्वायर से ये डी कट जाएगा। बताओ कितना समझ में आया। अब जब कट जाएगा तो यहाँ से S1 पी बराबर जब आप निकालोगे तो आ जाएगा डी प्लस 1/2 यक्स एन माइनस डी बटे 2 का होल स्क्वायर, अब पूरे के बटे डी आ जाएगा। बस ये तुम्हारा S1 पी का मान निकल आया। किसका निकल आया ये S1 पी। अब बस इसी तरीके से S2 पी निकाल लेंगे। ऊपर वाला स्टेप बता दो कौन सा, ये S1 पी
अब देखो यहाँ पे हमें S1P निकल आया है, ये S1P का मान निकल आया है। अब हमें H2P निकालना है, तो H2P जो यहाँ पे आप देखोगे H2P को निकालने के लिए हमें क्या करना है, ये वाला त्रिभुज लेंगे और सारी यही स्टेप फॉलो करेंगे। जब सारी यही स्टेप फॉलो करेंगे तो जब इसको सॉल्व करते आएंगे तो इसी प्रकार H2P का जो मान आएगा, H2P का मान जो आएगा वो क्या आएगा, देखिए आप लोग यहीं पे लिखना है, इसी प्रकार ऐसे करके लिखना है। H2P का मान जो है यहाँ पे XN माइनस जो दिख रहा है इसकी जगह प्लस कर देना, बस सारा मान वही होगा। तो इसी प्रकार लिखोगे H2P बराबर D प्लस 1/2 XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर, अब पूरे के बटे में D आ जाएगा। बस ये तुम्हारा S1P आ गया, इसका भी मान तुमने निकाल लिया है बढ़िया से, और H2P का मान भी तुमने निकाल लिया है। ठीक है, S1P का मान निकाल लिया, H2P का मान निकाल लिया। अब बस इन दोनों मान को उठा करके यहाँ पे रख देना है, उसको सॉल्व कर लेना है, इसके बराबर कर लेना है, इसके बराबर कर लेना है। अब हम S1P और H2P का मान उठा करके डेल्टा x बराबर जो पथांतर था इसमें रख देंगे। ठीक है, तो रखेंगे तो डेल्टा x बराबर आपका मान निकल आएगा। डेल्टा x बराबर कितना है, H2P कितना है देखो, तो D कितना है, H2P D प्लस 1/2 और XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर, अब पूरे के बटे D आ जाएगा। ये है ना, यही तो है तुम्हारा H2P, यही तो है। अब माइनस देखो इसको प्लस है, अच्छा हाँ इसमें प्लस है तो प्लस, अब क्या करेंगे आगे लगाएंगे माइनस। ठीक है, अब माइनस आएगा तो फिर ये S1P का मान रखेंगे, तो S1P का मान क्या है, D है, और फिर प्लस 1/2, अब ब्रैकेट में क्या है XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर, अब पूरे के बटे D। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर लिया। अब देखो क्या करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो D माइनस का है ये कट जाएगा, है ना। चलो देखो इधर, अब देखो ये D से D तो कट जाएगा, इसको डायरेक्टली यहीं से कट कर दो, कट हो गया। अब इसके बाद बचा क्या देखो, तो ये बचेगा XN प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बचा, अपॉन 2D बचा ना, 2 का अंदर गुणा करा दिया D में, इसका इसमें गुणा करा दिया तो 2D हो जाएगा नीचे। अच्छा माइनस ये D से D कट गया है ना, इधर देखो माइनस से चिन्ह लग गया है। अब इसका 1 में गुणा कराएंगे तो ऊपर आ जाएगा XN माइनस D/2 का होल स्क्वायर, और ये 2 का गुणा D में करा देंगे तो हो जाएगा 2D। अब दोनों का हर समान है, इसका स्क्वायर खोल करके कुछ काट पीट दो, बस आ जाएगा आपका मान। ठीक है, डेल्टा का देखो इधर क्या आ जाएगा, तो इसका स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, XN का स्क्वायर प्लस D/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू XN और D/2। क्लियर। इसके बाद देखो ये माइनस चिन्ह आएगा, ये आ गया वैसे ही। इसके बाद इसको जब खोलेंगे तो चिन्ह बदलेंगे सब। ठीक है, डायरेक्टली हम कर दे रहे हैं, तो ये करें आ जाएगा XN का होल स्क्वायर। अब चूंकि a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर है तो माइनस की जगह क्या आता है, प्लस आता है, प्लस आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस। ठीक है ना। देखो अच्छा पहले खोल लेते हैं इसको ऐसे, यहाँ पे देखो तो XN का स्क्वायर और प्लस D/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस आता है तो माइनस लिख देंगे तो आ जाएगा 2XN और D/2। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। अब देखो अब क्या करेंगे, ये माइनस जो है इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस ये अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, डायरेक्ट यहीं पे कर देते हैं, तो ब्रैकेट हम यहाँ पे खोल देते हैं तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, तो माइनस ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ कटेगा पिटेगा तो काट पीट दो उसको, क्या कटेगा देखो ये 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर। यहाँ भी ये 2 से 2 कट जाएगा, क्लियर। और तो क्या करेगा XN स्क्वायर, ये से ये कट जाएगा, और कुछ कटेगा D/2 कट जाएगा तो D/2 भी काट दो, बचेगा क्या, केवल देखो इधर क्या बचेगा, XND और XND, तो ये आ जाएगा XND और प्लस XND, उधर भी बचा ना XND, और अपान में हाँ 2D तो चल ही रहा, देखो ये एलसीएम लोगे वो तो लोगे कि नहीं, अपान में 2D, ये पूरा बच्चे में आएगा ना 2D। ठीक है, तो ये तो एलसीएम वाला तो लोगे ही, अपान में 2D। ठीक है, क्लियर। अब अच्छा क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2XN
और डी आ जाएगा अपॉन में 2D आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा तो आ जाएगा XN स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी। और यही पथांतर आ गया आपका, यही पथांतर डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, अब ये तुम्हारा पथांतर आ गया, बस अब इसी को बराबर कर देना है, इसी को लाना था हमें। ठीक है, अब हमें चाहिए क्या, हमें समपोषी व्यतिकरण की स्थिति चाहिए, समपोषी व्यतिकरण की स्थिति चाहिए और विनाशी स्थिति चाहिए। ठीक है, तो पहले हम इसको या डेल्टा एक्स को इसके बराबर करेंगे तो हमें समपोषी की स्थिति मिलेगी, फिर डेल्टा एक्स को हम इसके बराबर करेंगे तो हमें विनाशी की स्थिति मिलेगी। ठीक है, क्लियर? तो बस इतना और कर लेते हैं जल्दी से, इसको नोट कर लो। अब क्या करना हमको, हमें समपोषी और विनाशी व्यतिकरण की स्थिति निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं समपोषी की। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण की या फिर दीप्त फ्रिंज की, या फिर दीप्त फ्रिंज की मतलब इसकी स्थिति निकालनी है। तो ब्रैकेट में आप चाहो तो दीप्त, इसकी स्थिति निकालनी है तो कैसे निकालेंगे यार, देख लो इधर, बस इसको उठा करके हम पहले इसके बराबर कर देंगे। तो डेल्टा एक्स है, इसके बराबर, दोनों एक ही चीज़ है ना, तो ये आपका आ जाएगा n लैम्डा बराबर XN डी और पूरे के बटे कैपिटल डी। ठीक है, तो हमें XN का मान निकालना है ना, देखो डी यहाँ से स्थिति निकालनी है इसकी, तो बस XN का मान निकालेंगे तो इसको इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बताओ, XN बराबर n लैम्डा और कैपिटल डी बटे स्मॉल डी। तो ये तुम्हारी स्थिति आ गई किसके लिए, दीप्त फ्रिंज के लिए या समपोषी व्यतिकरण के लिए। ठीक है, अब हमें निकालना है अदीप्त फ्रिंज के लिए, अदीप्त के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो अदीप्त के लिए जब आप निकालोगे या फिर विनाशी के लिए, जो भी आप चाहो, विनाशी व्यतिकरण के लिए अगर निकालना है तो क्या करेंगे, विनाशी का ये हमें सूत्र याद है। अब हम इसको उठा करके इसके बराबर कर देंगे। ठीक है, कर दो भाई, तो करोगे तो आ जाएगा XN डी बटे कैपिटल डी बराबर किसके बराबर, इसके बराबर, तो 2n-1 लैम्डा और पूरे के बटे डी, सॉरी 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें XN निकालना है ना, तो डी का उधर गुणा हो जाएगा, तो XN बराबर 2n-1 लैम्डा और कैपिटल डी और पूरे के बटे में 2 इंटू स्मॉल आ जाएगा कि नहीं। तो ये सूत्र आपका आ जाएगा किसके लिए, विनाशी के लिए। ये अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है, बात समझना, ये अदीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति है और ये दीप्त फ्रिंज के लिए स्थिति है। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो कैसे पूछता है, अगर न्यूमेरिकल जब बनता है तो वहाँ क्वेश्चन में तुम्हें दे देगा लैम्डा का मान दे देगा, दोनों इसके बीच की दूरी डी का मान दे देगा और स्मॉल डी का मान दे देगा, ये वाला स्मॉल डी का मान दे देगा। ठीक है, अब पूछेगा बताइए कि जो अदीप्त या विनाशी फ्रिंज है वो केंद्र बिंदु ओ से कहाँ पे बनेगा, तो बस ये सूत्र लगा दोगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं? तो इस तरीके से आपको, और यन का मतलब यहाँ पे देखो यन क्या बता रहा है, यन का मतलब क्या बता रहा है, देखो इधर, यन का मतलब जो फ्रिंज बनेगी ऐसे हमने आपको बताई है, तो ये पहली पट्टी, फिर ये दूसरी पट्टी, ये फिर तीसरी पट्टी, ऐसे बनेगा ना। तो यन का मान क्या है, अगर पहली पट्टी की स्थिति पूछ रहा है या पहली फ्रिंज की स्थिति पूछ रहा है तो यन की जगह 1 रखोगे, अगर दूसरी की पूछ रहा है तो यन की जगह 2, तीसरी पूछेगा तो 3, ये वो इस तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हाँ, अब इसे नोट कर लो, क्लियर हो गया। ठीक है।